सुनो बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको सेरिब्रम को डिस्कस किया था। उम्मीद करूंगा बेटा कि सेरिब्रम आपकी समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं रिकॉल भी करा देता हूं कि सेरिब्रम के अंदर बेटा मैंने आपको 2 हेमिस्फीयर बताए थे। बेटा दोनों हेमिस्फीयर को जिसने कनेक्ट किया था उसके नाम कार्पस कैलोसम था, और जिसने सेपरेट किया था उसके नाम मीडियन फिशर था। फिर बेटा मैंने ईच हेमिस्फीयर की आपको स्ट्रक्चर बताई थी। उसके अंदर एक आउटर कॉर्टेक्स था और एक इनर पार्ट था। आउटर कॉर्टेक्स के अंदर बेटा सेंसरी एरिया भी था, मोटर एरिया भी था, और एक एसोसिएशन एरिया भी था। और इनर पार्ट ने क्या बनाया था बेटा? लिम्बिक सिस्टम। याद है ना आपको? लेकिन उसमें केवल इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर नहीं था, उसमें कौन भी था बोलो बेटा? हाइपोथैलेमस भी था, हिप्पोकैम्पस लोब भी था, और कौन था बोलो? एमिग्डाला भी था। याद है कि नहीं है बेटा? अब सुनना जरा, इसके बाद बेटा नेक्स्ट बेटा जो पार्ट है हमारा ब्रेन का, उसको हम लोग देख लेते हैं, और उसका नाम है बेटा डाइंसिफेलॉन। देखो बेटा इधर, बेटा डाइंसिफेलॉन का आपको पोजीशन तो पता है, किस किस के बीच में होता है बोलो बेटा? ये बेटा ऊपर तो होता है आपका सेरिब्रम, यस और नो? और इसके नीचे कौन सा ब्रेन होता है बोलो बेटा? मिड ब्रेन। इन दोनों के बेटा जो मिड में जो होता है एकदम कंप्लीट मिड सेंट्रिक, उसका नाम क्या होता है बोलो? डाइंसिफेलॉन। बेटा डाइंसिफेलॉन की कल मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी, और मैंने बोला था बेटा ये जो स्ट्रक्चर है ये किसको शो कर रहा है बोलो बेटा? डाइंसिफेलॉन को। डाइंसिफेलॉन के अंदर बेटा मैंने बताया आपको कि डाइंसिफेलॉन का बेटा एक वो पार्ट जो डाइंसिफेलॉन का क्या बनाता है? रूफ बनाता है। इस वाले पार्ट को बेटा जी आप लोग नाम देते हो एपिथैलेमस। एक बेटा वो पार्ट जो इसका बेस बनाता है, जो बेस बनाता है उसका नाम होता है बेटा हाइपोथैलेमस। और बेटा रूफ और बेस इन दोनों के बीच में बेटा जो लेटरल पार्ट है, इस वाले पार्ट का नाम होता है बोलो बेटा कौन? थैलेमस। सुनो बेटा, जो रूफ बना रहा है एकदम टॉप पर जो है वो तो होता है एपिथैलेमस। जो बेटा एकदम इसका बेस बना रहा है, जो बेस बनाता है बेटा उसका नाम क्या होता है बोलो जरा? हाइपोथैलेमस। और जो बेटा लेटरल पार्ट या ऐसे कह दो बेटा वॉल बना रहा है एक एरिया की, तो वो कौन है आपका? थैलेमस। एपिथैलेमस के बारे में बेटा आपकी बुक में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बेटा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो एपिथैलेमस जो होता है ना बेटा, ये नेक्स्ट चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा। इसी से यहां पर बेटा एक जो ग्लैंड होती है ना वो अटैच होती है, और इस ग्लैंड का नाम होता है बेटा पीनियल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? जैसे इधर देखो बेटा ऐसी स्ट्रक्चर होती है एक, देखो बेटा ऐसी स्ट्रक्चर होती है एज इट इज। इसका नाम होता है बेटा डाइंसिफेलॉन। ये वाला जो पार्ट होता है ना इसका नाम होता है बेटा एपिथैलेमस। ये होता है बेटा हाइपोथैलेमस, और ये कौन होता है? इसका थैलेमस। समझ रहे हो बेटा? ये कौन होता है? थैलेमस। अब देखो बेटा अगर ये इस तरीके से हमारे ब्रेन में रखा हुआ है तो ये तो होती है बेटा एपिथैलेमस, किसको तो बोलते हैं वेंट्रल सरफेस, जो बेटा फेस की साइड है। और बेटा जो पोस्टीरियर साइड में जो होती है ना बैक साइड में, इसको आप लोग बोलते हो डॉर्सल सरफेस। पता है ना आप लोगों को? वेंट्रल डॉर्सल का मतलब तो जानते हो। जब बेटा आप पढ़ोगे ना केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो इस बात को याद रखना, वहां पर लिखा हुआ है कि जो पीनियल ग्लैंड होती है ना बेटा ये डॉर्सल सरफेस पर होती है, वेंट्रल सरफेस पर नहीं होती। इस बात को बेटा मैं यहां पर थोड़ा मेंशन कर दूं आपको कि ये जो ग्लैंड है इसका नाम होता है बेटा पीनियल ग्लैंड, और ये कौन सी सरफेस पर होती है बोलो? डॉर्सल सरफेस पर। ऐसे बेटा आपका ये जो हाइपोथैलेमस है, इससे भी बेटा एक ग्लैंड जो होती है ना वो अटैच होती है, और ये जो ग्लैंड होती है ना इसका नाम होता है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको भी बेटा मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में। अभी बेटा इसको भी मैं आपको बता दूं
कि ये भी कौन सी सरफेस पर ही होती है, बोलो बेटा डॉर्सल सरफेस पर। यहां से आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो जाएंगे बेटा। हो सकता है इन दोनों वर्णों पर आपने गौर ना किया हो और ना कर पाते, लेकिन बेटा मैंने आपको बता दिया कि जो एपिथैलेमस है इससे कौन होती है, बोलो बेटा मुझे जरा, पीनियल ग्लैंड। ये भी डॉर्सल सरफेस पर पीछे होती है बेटा। और जो आपका हाइपोथैलेमस है यहां पर भी बेटा एक ग्लैंड, पता है ना आपको, हाइपोथैलेमस से तो कनेक्ट होती है ये इनफंडिबुलम से। इसका नाम क्या होता है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ में आया? अब सुनो बेटा, मैं क्या कह रहा हूं कि एपिथैलेमस के बारे में बेटा कोई जानकारी नहीं और हमको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसका कोई फंक्शन है भी नहीं। हकीकत में इसका फंक्शन कौन होता है, पीनियल ग्लैंड वाला ही फंक्शन होता है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लेंगे। इसके बाद बेटा मुझे शुरू करना है आपको थैलेमस। थैलेमस का बेटा क्वेश्चन यहां से आया है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत ही बेटा फेमस क्वेश्चन है। एक तो बेटा मैं आपको यह बता दूं कि थैलेमस करता क्या है कि बेटा 80% पार्ट ऑफ डाइंसेफेलोन। मैं इस लाइन को क्यों बोल रहा हूं उसके पीछे बेटा एक रीजन है। इधर ध्यान दीजिए बेटा, पूरी लाइन गौर से सुनना बेटा मेरी। मैंने इस वाले पार्ट को बताया एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। इसके ऊपर कौन होता है, बोलो बेटा सेरिब्रम। याद है ना आपको? देखो जरा बेटा वो सेरिब्रम कैसे होता है, इधर ध्यान दीजिएगा। ये बेटा एग्जैक्ट आपका डाइंसेफेलोन, यहां पर सेरिब्रम देखो बेटा ऐसे होता है। समझ गए आप? मतलब ये वाला जो एरिया है ना बेटा, ये तो मीडियन फिशर के अंदर चला जाता है। समझ रहे हो? ऐसे समझ लो बेटा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो इस तरीके से, ये बेटा मैंने ऐसा कुछ आपको बनाया था, याद आ रहा है? तो बेटा ये देखो इस तरीके से, समझ रहे हो? तो ये वाला बेटा एरिया कौन है आपका, एपिथैलेमस। ये एपिथैलेमस कहां चला गया, मीडियन फिशर के अंदर। अब ये जो दोनों बेटा सेरिब्रल जो हेमिस्फीयर है ना, दोनों सेरिब्रल जो हेमिस्फीयर हैं, ये किसको बेटा कवर्ड करते हैं, थैलेमस को। समझ में आ रहा है? और यही लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है बेटा कि सेरिब्रम डाइंसेफेलोन के जिस पार्ट को बेटा रैप करता है उसका नाम होता है थैलेमस। समझ में आ रहा है? ये लाइन एनसीईआरटी में है बेटा। अब मैं क्वेश्चन ऐसे बना के नहीं दूंगा, क्वेश्चन का बेटा मैं तरीका बदलूंगा। सुनो पहले मैं इसको लिखा देता हूं। एनसीईआरटी कहती है थैलेमस के बारे में बेटा वो क्या करे, इधर ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी कह रही है बेटा कि जो आपका सेरिब्रम है, सेरिब्रम बोल दूं या मैं कह दूं बेटा कि जो आपके सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैं, ठीक है बेटा, सेरिब्रम ब्रेन के जिस पार्ट को बेटा रैप करता है उस पार्ट का नाम क्या होता है, बोलो बेटा जरा, अरे बोलो ना, थैलेमस होता है बेटा। ये थैलेमस है बेटा। अब सुनो बेटा थैलेमस के बारे में एनसीईआरटी क्या कुछ कहती है, इधर ध्यान दो बेटा। ये मान लीजिए बेटा आपका डाइंसेफेलोन, और डाइंसेफेलोन अगर ये है बेटा तो ये वाला पार्ट कौन होगा इसका, बोलो थैलेमस। देखो बेटा आप सबको एक बात पता है कि इसके ऊपर कौन होता है, सेरिब्रम। और सेरिब्रम जो होता है ना बेटा, जितनी भी वॉलेंट्री जो एक्शंस होते हैं वो कंट्रोल करता है। मैंने कल की क्लास में आपको बताया कि नहीं बताया? जैसे फॉर एग्जांपल सुनना बेटा, आप लोगों ने मेरे से कहा, अभी मैं यहां पे खड़ा था, आप लोगों ने मेरे से बोला सर आप पढ़ाइए, ठीक है बेटा। अब आपका ये इंपल्स है ना, मेरे सबसे पहले कहां आया, ईयर को। ईयर से बेटा ये इंपल्स जाता है स्पाइनल कॉर्ड को, सुन रहे हो? और स्पाइनल कॉर्ड इस इंपल्स को कहां भेजता है बेटा, ब्रेन को। अब बेटा अगर मैं यहां से यहां चल के पहुंच रहा हूं तो ये वॉलेंट्री एक्शन है, अगर मैं चाहूंगा तो चलूंगा, अगर नहीं चाहूंगा तो नहीं चलूंगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि बेटा वॉकिंग तो मेरी विल पर डिपेंड करता है, और विल बेटा जितने भी वॉलेंट्री एक्शन होते हैं कंट्रोल कौन करता है, बोलो सेरिब्रम। तो बेटा वो इंपल्स कैसे जाता है, सुनना, कि जितने भी बेटा सेंसरी न्यूरॉन होते हैं ना, वो इंपल्स को कहां से लेके पहुंचाते हैं, बोलो बेटा थैलेमस से। ये थैलेमस को क्रॉस करते हैं जब इंपल्स कहां पहुंचता है, बोलो बेटा सेरिब्रम को। समझ रहे हो ना? अब सुनना, आपने लोकोमोशन मूवमेंट्स पढ़ा होगा। लोकोमोशन मूवमेंट्स बेटा उसमें आपने पढ़ा होगा मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म। मसल कॉन्ट्रैक्ट कब होती है,
जब मोटर न्यूरॉन इंपल्स लेके आता है सीएनएस से, अरे याद आ रहा है ना बेटा, मोटर न्यूरॉन आया था इंपल्स लेके, सिनेप्टिक नोब रप्चर हुआ था, एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, सार्कोलेमा की परमेबिलिटी चेंज हुई, Na+ का इन्फ्लक्स हुआ, एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हुआ, इसी का नाम था एक्साइटेशन ऑफ मसल। अरे ऐसे सुना पड़ा कुछ आप लोगों ने लोकोमोशन मूवमेंट्स में? तो सुनो बेटा, मोटर न्यूरॉन भी बेटा सिग्नल को जो निकालता है वो भी किससे निकालता है बोलो बेटा? थैलेमस से। मतलब अगर सेरिब्रम को आपको बेटा इंपल्स पहुंचाना है तो वो भी किससे क्रॉस होता है? थैलेमस से। और मोटर न्यूरॉन बेटा जो इंपल्स लेके पहुंचेगा इफेक्टेड ऑर्गन तक वो भी किससे होगा? थैलेमस से। मतलब थैलेमस बेटा एक तरीके से रिले सेंटर होता है ब्रेन का। रिले सेंटर समझते हो ना बेटा? रिले सेंटर उसको बोलते हैं, वहां पर इंफॉर्मेशन आ भी रहा है और वहां से इंफॉर्मेशन जा भी रहा है। समझ रहे हो ना बेटा? तो एनसीईआरटी यही लिखती है, एनसीईआरटी यही लिखती है बेटा कि सेरिब्रम रैप ए पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज कॉल्ड, क्या बोला उसको? थैलेमस। और थैलेमस जो होता है बेटा ये सेंसरी सिग्नलिंग भी करता है और मोटर सिग्नलिंग भी करता है। दैट मींस इंपल्स को सेरिब्रम तक भी पहुंचाएगा और बेटा जो इंपल्स जो सेरिब्रम के अंदर पहुंच गया है उसको बेटा ये इफेक्टेड ऑर्गन तक भी पहुंचाएगा। दैट मींस बेटा इसको क्या बोला? रिले सेंटर। आ रहा है समझ में? तो बेटा बहुत प्यारा फंक्शन है थैलेमस का, इधर लिखा देता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। इधर ये बेटा एरो मैंने ऊपर लगाया है ना, तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं कि कौन होगा, यहां पर बोलो सेरिब्रम। लेकिन बेटा ये जो सिग्नलिंग है इसका नाम होगा बेटा कौन सी सिग्नलिंग बोलो? सेंसरी सिग्नलिंग। और बेटा ये कौन सी सिग्नलिंग है बोलो बेटा? दोनों काम कर रहा है बेटा। इसीलिए अगर मैं इसका फंक्शन बताऊं, हर एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया बेटा ये फंक्शन। थैलेमस का बेटा जो फंक्शन है वो आप कहते हो कि इसको हम बेटा कौन सा सेंटर बोलते हैं? रिले सेंटर ऑफ ब्रेन। ब्रेन का बेटा ये रिले सेंटर है। कोई दिक्कत बेटा किसी को? कोई परेशानी किसी को हो तो मुझे बता दो। अच्छा बेटा मैं एक बात पूछ लेता हूं चलो आपसे, कि मान लो अगर मैं आपको इस थैलेमस का ट्रांसफर सेक्शन बताऊं, समझ लो ना? ट्रांसफर सेक्शन मतलब उसको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं, तो उसका इनर पार्ट बेटा कौन सा मैटर का बना हुआ होगा? इनर पार्ट ऑफ थैलेमस व्हाइट मैटर का, और आउटर पार्ट ब्रेन स्टेम थोड़ी है ये। समझ लो ना बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? कोई परेशानी तो नहीं है ना? इसके बाद बेटा हम लोग कौन सा पार्ट पढ़ेंगे बोलो? हाइपोथैलेमस। थैलेमस में कोई प्रॉब्लम किसी को बेटा? रिले सेंटर ऑफ ब्रेन कौन है? कौन है बेटा? हमें क्वेश्चन ऐसे देता बेटा, ए पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज रैप्ड बाई सेरिब्रम, ठीक है ना, इट इज रेफर्ड टू। अब पहले तो आप यही पता कर लेते, एपिथैलेमस नहीं, ऐसा देता मोटर सिग्नलिंग, सेंसरी सिग्नलिंग, थर्ड ऑप्शन बोथ। अब पता क्या सोचते यार, ये काम तो सेंसरी मोटर, ये काम तो एसोसिएशन एरिया है ना, अब नन ऑफ द आंसर टिक करके आ जाते। ना ना, एसोसिएशन एरिया एक बहुत बड़ा जोन है, वो कोई एक पार्ट थोड़ी है ब्रेन का। समझ लो ना? वहां पर भी बेटा वो कंप्लीट ना सेंसरी था ना मोटर था, लेकिन तो ये तो ब्रेन का एक पार्ट है बेटा। उसी पार्ट से सेंसरी न्यूरॉन जा रहा है, उसी पार्ट से मोटर न्यूरॉन आ रहा है, ये रिले सेंटर है। समझ रहे हो ना बेटा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है बेटा, ये वाला वर्ड कि सेरिब्रम बेटा किसको रैप करता है? किसको करता है बोलो? थैलेमस को, ना एपिथैलेमस को ना हाइपोथैलेमस को। समझ रहे हो ना? क्योंकि 80% पार्ट तो बेटा कौन ही बनाता है? थैलेमस बनाता है। और 80% बनाना बेटा लाजमी भी है इसका। रिले सेंटर जो है ना, अरे जगह तो चाहिए ना बेटा, सेंसरी न्यूरॉन को सेरिब्रम तक पहुंचाने के लिए, मोटर न्यूरॉन को इफेक्टेड ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए। कोई तकलीफ किसी बच्चे को? चलो बेटा नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, और उसका नाम है बेटा हाइपोथैलेमस। ध्यान दीजिएगा इधर, हाइपोथैलेमस
बेटा ये क्या बनाता है बताओगे मुझे जरा? बेस ऑफ डाइंसिफेलॉन। कहां लिखी हुई है ये लाइन? एनसीईआरटी में? इस चैप्टर में तो नहीं है बेटा। कौन से में? केमिकल कोऑर्डिनेशन में है ना, पढ़ लेना, जाके देख लेना बेटा। सुनो बेटा, इसका मैं आपको ट्रांसफर सेक्शन बताता हूं डायरेक्ट। ये क्या कुछ करता है कि बेटा हाइपोथैलेमस जो होता है ना, इसके बारे में मुझे दो चीजें एक्सप्लेन करनी है यहीं पर आपको। इधर ध्यान दो, ये बेटा आपका हाइपोथैलेमस। मुझे बताओ ना एक बात, ये जो हाइपोथैलेमस है ये क्या आपके ब्रेन स्टेम का पार्ट है क्या? अरे है क्या? नहीं है ना? तो इनर पार्ट बेटा कौन सा मैटर होगा? बोल दो ना। और बेटा जो आउटर पार्ट है वो कौन सा मैटर होगा? ग्रे मैटर। वेरी गुड। अगर ये ग्रे मैटर है, क्या बोल सकता हूं मैं उसको? ग्रुप ऑफ साइटोन की ग्रुप ऑफ एक्सॉन। ये लिख देता हूं बेटा मैं, आउटर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस कौन सा मैटर है बेटा यहां पर? अरे बोल दो ना, ग्रे मैटर। बेटा ये ग्रे मैटर ही है क्या सच में? इसका वैसे हकीकत में होता कौन है? ग्रुप ऑफ, अरे ग्रुप ऑफ, ठीक है, ग्रुप ऑफ साइटोन या ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज। यस और नो? अरे न्यूक्लियाई की गैंग्लिया, अरे न्यूक्लियाई की गैंग्लियाई। अरे फिर ठीक है बेटा, तुम इतने इंटेलिजेंट कैसे हुए बताओ मुझे? ये न्यूक्लियाई है बेटा। अब एक बात बताऊं मैं आपको, ये दोनों वर्ड दिए हुए हैं बेटा केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर, समझ रहे हो ना? और हाइपोथैलेमस पार्ट किसका होता है? नर्वस सिस्टम का, है ना? तभी तो बोला था स्टार्टिंग इंटीग्रेटेड सिस्टम, दोनों मिलके काम करते हैं, है ना? चलो कोई बात नहीं, इधर सुनो बेटा। अब ये ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज है। अब बेटा इसकी जो सेल है ना, सेल मतलब ग्रुप ऑफ साइटोन ही तो है। ये जो ग्रुप ऑफ साइटोन है ना, मैंने बताया था ना कि साइटोन के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा। अरे आपने न्यूरॉन के पार्ट पढ़े ना, डेंड्राइट, साइटोन, एक्सॉन। सेल ऑर्गेनल्स कहां होते हैं? अरे कहां होते हैं? सेल बॉडी के अंदर होते हैं, साइटोन के अंदर होते हैं ना। अगर सेल ऑर्गेनल्स हैं, दैट मींस यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, गोल्जी बॉडी भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा, सेंट्रियोल भी होगा, है? नहीं होता? सेंट्रियोल तो एब्सेंट होता है बेटा, तभी तो पोटेंशियल ऑफ डिवीजन क्या होता है? एब्सेंट। बट मेरे दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो है यहां, अरे है कि नहीं है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस। यस और नो? पता है ना सबको? चलो दूसरी बात, गोल्जी बॉडी है ना, गोल्जी बॉडी क्या करता है? मॉडिफिकेशन, प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड को ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोसाइलेशन करता है। मैंने बताया था बेटा मोस्टली ये जो हार्मोन्स जो होते हैं ना, ये मॉडिफाइड प्रोटीन ही तो होते हैं, या मॉडिफाइड लिपिड ही तो होते हैं। एनसीईआरटी ने इनको नाम दिया हुआ है बेटा, कि पहले तो बोल रखा है कि ग्रुप ऑफ साइटोन, न्यूक्लियाई, और फिर बोल रखा है कि ये जो होती है ना, इनको एक नाम दिया है बेटा, इसकी ये जो सेल है ना, इनको बोल रखा है न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स। न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स क्यों बोला पता है ना आपको? क्योंकि यहां से क्या हो रहा है? सिक्रेशन होगा क्यों नहीं बेटा? सेल ऑर्गेनल्स तो है ना यहां पे। अरे सिक्रेशन किसका फंक्शन होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, गोल्जी बॉडी का, वो साइटोन में तो होते हैं। और यहीं से बेटा दो हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन कौन से बताओगे मुझे जरा? एक का तो नाम होता है बेटा रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरा जो हार्मोन होता है बेटा उसका नाम होता है कौन सा हार्मोन? इनहिबिटरी हार्मोन। पता है ना सबको बेटा? ये इनहिबिटरी हार्मोन। और ये दोनों किस पर काम करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड पर। कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, वो बेटा मैं डिस्कस करूंगा आपसे। चैप्टर का नाम होगा केमिकल कोऑर्डिनेशन। समझ में आ गया?
मतलब मुझे एक फंक्शन बताना था हाइपोथैलेमस का कि बेटा आपने सुना पढ़ा होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को आप लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हो और हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कौन से हार्मोन से, रिलीजिंग हार्मोन से और इनहिबिटरी हार्मोन से। समझ रहे हो ना? इसका मतलब हाइपोथैलेमस कौन है? मास्टर ग्लैंड। समझ रहे हो ना? अगर ये मास्टर ग्लैंड है तो क्या मैं इस हाइपोथैलेमस को एंडोक्राइन कंट्रोलर नहीं बोल सकता? बोल सकता हूं। अरे बेटा सारी एंडोक्राइन ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को मैं एक नाम दे सकता हूं बेटा, एंडोक्राइन कंट्रोलर, और वो इसका फंक्शन और पूछा गया क्वेश्चन है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि बेटा अगर एंडोक्राइन कंट्रोलर है, मैं आपके कहने से चलो इसको एंडोक्राइन कंट्रोलर मानता हूं क्योंकि आपने एक्सप्लेन कर दिया इसको। अब बेटा एंडोक्राइन सिस्टम में कौन होते हैं? हार्मोन। जैसे मान लो एड्रेनलिन हार्मोन है, एफएसएच हार्मोन है, एलएच हार्मोन है। हार्मोन का फंक्शन बेटा वॉलेंट्री होता है कि इनवॉलेंट्री होता है? इनवॉलेंट्री होता है, आपसे पूछ के नहीं होता। इसका मतलब हाइपोथैलेमस ना केवल बेटा एंडोक्राइन कंट्रोलर है, ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का भी कंट्रोलर होता है। कौन? हाइपोथैलेमस। समझ रहे हो आप मेरी बात, जो मैं कुछ कहना चाह रहा हूं? अगली बात और सुनना बेटा, सारा खेल ही यहां से होता है। अब आपको पता है कि हार्मोन्स जो होते हैं ना बेटा, एक बात सुनना, हार्मोन्स जो होते हैं, मैंने आपको बताया था कि हार्मोन का सिक्रीशन यूजुअली एंडोक्राइन ग्लैंड से होता है। और आपको जब बेटा मैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि बेटा जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है ना वो डक्टलेस होती हैं। और जबकि वहां पर मैंने एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया कि हार्मोन का सिक्रीशन बेटा स्मॉल अमाउंट में होता है, तो उनके लिए तो एक वेल डिफाइंड डक्ट होनी चाहिए थी। फिर भी बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर डक्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? मैंने आपको बताया था बेटा कि जो हार्मोन का जो सिंथेसिस है वो बहुत ही एनर्जेटिक प्रोसेस होता है। अरे बताया था ना, हार्मोन का बनना बहुत ही एनर्जेटिक प्रोसेस है। उसके लिए बेटा बहुत सारा एनर्जी का नीड होता है और एंडोक्राइन ग्लैंड के पास में इतना एनर्जी नहीं होता कि वो हार्मोन का सिंथेसिस भी करें, सिक्रीशन भी करें और उसका ट्रांसपोर्टेशन भी करें। इसलिए बेटा उसको कहां पर डाला था? ब्लड के अंदर। याद है ना सबको? बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर हाइपोथैलेमस, एक बात सोचना कि हाइपोथैलेमस अगर बेटा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, एंडोक्राइन कंट्रोलर है, अगर ये एंडोक्राइन कंट्रोलर, दैट मींस हमारा पूरा एंडोक्राइन सिस्टम इसके अंडर में वर्क करेगा। और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर इंक्लूड होते हैं हार्मोन। हार्मोन का बनना बहुत ही एनर्जेटिक प्रोसेस है और एनर्जी का बेटा जो इनटेक होता है ना, वो होता है तो किससे बेटा? फूड से। दैट मींस बेटा जो हंगर सेंटर होगा वो भी कहां प्रेजेंट होगा? हाइपोथैलेमस में। नहीं आया समझ? और हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड की भी नीड होती है। और ब्लड का बेटा जो पार्ट आपने पढ़ा होगा प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर आपने पढ़ा होगा बेटा वाटर। अरे पढ़ा है क्या? अरे प्लाज्मा का बेटा मोस्टली पार्ट 92% से 92 से प्लाज्मा प्रोटीन कितनी होती है बेटा? 6 to 8 मोनोसाइट इक्वल। जितना प्लाज्मा प्रोटीन होती है ना उतना वहां पर कौन होती है? मोनोसाइट्स होती है। फैजान पढ़ ले बेटा, वो लिप्स मुझे हलते हुए नहीं दिखाई दिए। ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स जो होती है ना लिप्स में, वो मुझे प्रॉपर उनका कम्युनिकेशन नहीं दिखाई दिया बेटा। चलो कोई ना, इधर देखो, अगर हार्मोन को हमको ट्रांसपोर्ट करना है, पहला तो हार्मोन के लिए एनर्जी चाहिए ना। एनर्जी के लिए यहां पर हंगर सेंटर भी मिला, पढ़ा होगा ना। अब बेटा उस हार्मोन को किस साथ ट्रांसपोर्ट करना होता है? बोलो ना, ब्लड के साथ। ब्लड में कौन होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा में कौन होता है? वाटर। यस और नो? अरे ना केवल बेटा ये भूख लगवाता है, पॉलीडिप्सिया, थर्स्ट सेंटर, जिससे हमको बेटा प्यास लगती है, वो भी कहां मिलता है? हाइपोथैलेमस में। अरे नहीं आया समझ? अरे नहीं आया समझ? एक बात और, अगर ये एंडोक्राइन कंट्रोलर है ना, तो हमारा जो बिहेवियर है वो किस पर डिपेंड करता है? हार्मोन पर। अरे एड्रेनलिन, अरे बेटा एक होता है सेक्सुअल बिहेवियर, वो लिम्बिक सिस्टम, और लिम्बिक सिस्टम का पार्ट हाइपोथैलेमस था कि नहीं था?
याद है ना सबको? तो बेटा मैं अगली एक आपसे अगर बात बोलूं, पता है कौन सी? सुनना जरा, कि अगर बेटा ये हार्मोन को कंट्रोल कर रहा है, समझ गया हार्मोन बहुत एनर्जेटिक है यार, ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड चाहिए, तो हंगर सेंटर थर्स्ट सेंटर दोनों कहां होंगे? हाइपोथैलेमस में। दूसरा बेटा हार्मोन के ऊपर हमारा बिहेवियर डिसाइड करता है। एड्रेनलिन अगर आ गया ना, दैट मींस फियर, फाइट, फ्लाइट, समझ रहे हो ना? टेस्टोस्टेरोन अपोजिट अट्रैक्शन, एस्ट्रोजन अपोजिट अट्रैक्शन, पता है ना? तो बेटा वो जो मैंने लिम्बिक सिस्टम में जो फंक्शन बताया था ना, सेक्सुअल बिहेवियर, वो बेटा हकीकत में हाइपोथैलेमस का ही होता है। अब आपसे क्वेश्चन आ जाए ना कि नॉर्मल बेटा बिहेवियर, तो आप बेटा हाइपोथैलेमस टिक कर देना, या दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा। अगर दोनों में से तो एक ही ऑप्शन आएगा तो लिम्बिक सिस्टम आएगा, बिहेवियर पे कौन आएगा? हाइपोथैलेमस। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो बेटा वर्ड को अच्छे से पढ़ लेना, अगर सेक्सुअल बिहेवियर आ जाए तो बेटा आप लिम्बिक सिस्टम के साथ जाना, और नॉर्मल बिहेवियर अगर आ जाए तो किसके साथ जाना? हाइपोथैलेमस के साथ। कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बात और सर, एक बात बताओ, हमने ऐसा सुना पढ़ा कि जब आपने हमको ब्लड पढ़ाया था ना, ब्लड, तो ब्लड के थ्रू, ब्लड से हमारा एक चैप्टर रिलेट था, उसका नाम था एक्सक्रीटरी सिस्टम, और आपने बताया था सर जो ब्लड जो होता है ना, वो पार्ट तो किसका होता है? बोलो ना, ब्लड किसका पार्ट होता है बेटा? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का, सर्कुलेटरी सिस्टम का। लेकिन सर आपने बताया था कि ब्लड जो है ना, उसकी खुद की कोई औकात नहीं है, वो डिपेंड करता है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, उसकी पीएच हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम पे डिपेंड करती है, उसकी विस्कोसिटी हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम पे डिपेंड करती है। अरे याद आ रहा है ना बेटा कुछ? एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का काम क्या था? अरे ना, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज नहीं था, ऑस्मो रेगुलेशन था दोस्तों। एक्सक्रीशन का प्राइमरी फंक्शन एक्सक्रीशन इसको नहीं बोलते कि एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज, ये तो एक बहाना था बेटा। मेन फंक्शन क्या था? ऑस्मो रेगुलेशन। पेज नंबर 297 296 समरी का फर्स्ट पॉइंट, आज घर जाके देख लेना। तो बेटा हमारा जो ब्लड था वो किस पे डिपेंड कर रहा था? एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। और एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर बेटा एक पार्ट और भी ऐड हुआ था, बताऊं क्या? वो एक्सक्रीशन का प्राइमरी ऑर्गन तो नहीं था, बट एक्सक्रीटरी ऑर्गन में इंक्लूड था। नाम क्या था? स्किन। याद है ना? अरे याद है ना सबको? और बेटा मैंने आपको पढ़ाया था कि जो फंक्शन हमारा किडनी करती है ना, सेम टू सेम ऐसा ही फंक्शन हमारा स्किन भी करती है। हमारी किडनी से यूरिया बाहर जाता है, स्किन से भी जाता है, स्वेट की फॉर्म में। हमारी बेटा किडनी से बेटा क्या कर रहे हो? कोई दिक्कत है क्या? नहीं? पीछे बेटा सब ठीक ठाक तो है? नीचे क्यों देख रहे हो? पेज नंबर 295 पे चल रहा हूं मैं अभी, जो मैं चल रहा हूं करंट। अगर एनसीईआरटी देख रहे हो तो सुनो, मैं ऐसे कह रहा था बेटा कि स्किन से कौन बाहर जाता है? यूरिया। हमारी किडनी से भी बाहर जाता है। किडनी से बेटा वाटर बाहर जाता है यूरिन की फॉर्म में, वो स्किन से भी स्वेट की फॉर्म में बाहर जा रहा है। लैक्टिक एसिड बाहर जाता है बेटा किसके अंदर? यूरिन के अंदर, वो स्वेट में भी बाहर जाता है। फिर मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि स्किन को बेटा फिर प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्यों नहीं बोला, जब वो सारा काम किसका कर रही है? ऑस्मो रेगुलेशन वाला। मैंने बताया था बेटा कि स्किन का प्राइमरी फंक्शन ऑस्मो रेगुलेशन नहीं होता, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर होता है। मैंने बताया था ना वहां पे आपको। बेटा थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा, जो बच्चे बैठे हैं ना, लेकिन फिर मैं आपको एक बात बोलूंगा, एक वर्ड रट लेना आप, है ना, अभी थोड़ी सी देर में जिस पर मैं आने वाला हूं। मैं क्या करूं यार, अब फिर देखो बेटा मेरा नियत नहीं है यार रटाने वटाने वाला, आज रटो कल भूल जाओगे जूलॉजी को। और फिर है ना वो पेपर का फोबिया देखा है नीट का, है ना, इतना बड़ा सेंटर, 8-10 हजार बच्चे, पापा बाहर मम्मी बाहर, इंस्ट्रक्शन देखो, जीन्स नहीं पहन सकते, बेल्ट नहीं लगा के जा सकते, वॉच नहीं रख सकते, नोज पिन, ईयर पेन, हैंड बैग्स कुछ नहीं, इनर वियर्स तक अलाउ नहीं, फुल स्लीव शर्ट अलाउ नहीं, शूज अलाउ नहीं। गेट पे गए तुरंत एफएसएल वाली एक मशीन मिलेगी, वो आपको एंट्री अंदर होने देगी, कोई मैग्नेट नहीं कुछ नहीं है। अगर बेटा वहां वो रेड रेड हो गया, पुलिस खड़ी रहती है, उठा के लेके चली जाती है। थोड़ा आगे चलते हैं, फिंगरप्रिंट की मशीन लगी रहती है, थंब इंप्रेशन करते हैं, ग्रीन हुआ आगे जाओगे, फिर और आगे जाओगे, रूम में एंटर होगे, एक साथ चलेगा, रूम में जाओगे ना वहां पर अगेन फिर फिंगरप्रिंटिंग होगी, एक एक्सटर्नल इधर एक एक्सटर्नल इधर, दो एक्सटर्नल होते हैं, हर आधा घंटे में फोटो होता है, थंब इंप्रेशन होता है, एक बार रूम के अंदर आए बाहर नहीं जा सकते। इतना सारा इंस्ट्रक्शन, इतना नॉलेज लेके जाते हैं ना माइंड में, इतना सा रह जाता है। पेपर फोबिया, तब कुछ याद नहीं आता,
तब सिर्फ क्या याद आते हैं? कॉन्सेप्ट्स। मैं कॉन्सेप्ट से तो बताता हूं, सुनो। मैंने बताया बेटा स्किन का फंक्शन क्या होता है? टेम्परेचर रेगुलेशन। स्किन किससे रिलेट था? एक्सक्रीशन से। एक्सक्रीशन किस पे डिपेंड था? एक्सक्रीशन बेटा किस में हेल्प कर रहा था? ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड में। ब्लड का बेटा जो मैं एक तरीके से आपको बताया रेगुलेशन, वो हाइपोथैलेमस पे डिपेंड था। दैट मींस टेम्परेचर रेगुलेशन भी किस पर डिपेंड होगा? हाइपोथैलेमस पे। और ये तो हाइपोथैलेमस के फंक्शन होते हैं, बिहेवियर, एंडोक्राइन कंट्रोलर, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोलर, थर्स्ट का, हंगर का सेंटर, और टेम्परेचर रेगुलेशन। समझ रहे हो ना बेटा? अब आपकी समझ में नहीं आया हो तो एक काम करना बेटा, मेरे इसके फंक्शन को ऐसे याद रख लेना। क्या ही करूं फिर मैं, पढ़ाना तो पड़ेगा ना बेटा। अलग अलग चैप्टर में इसके फंक्शन दिए हुए हैं। एक बेताब बेटा, एक मूवी का नाम है ना, इसको फिर याद रख लेना। आप क्या करूं फिर, तुक्के बताने पड़ते हैं मुझे। बी जो होता है ना बेटा, इसका मतलब होता है बेटा बिहेवियर। ई जो होता है ना बेटा, इसका मतलब होता है एंडोक्राइन कंट्रोलर। एंडोक्राइन कंट्रोलर से बेटा कौन आ गया? हार्मोन। और यहीं से दो वर्ड निकल के आ जाएंगे। हार्मोन का बनना बहुत एनर्जेटिक प्रोसेस है, एनर्जी चाहिए। मतलब कौन सा सेंटर भी होगा हाइपोथैलेमस पर? हंगर सेंटर। टी जो है ना बेटा, टी से बन जाएगा आपका टेम्परेचर रेगुलेटर। ए जो होता है ना बेटा, ए से आपका बन जाएगा ऑटोनॉमिक कंट्रोलर। और बी जो होता है ना बेटा, ये एक बार क्वेश्चन एम्स में पूछा गया था, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल वॉच। वैसे पीनियल ग्लैंड को भी बोलते हैं, लेकिन बेटा आप इसको यहां लिख लो, भूलना मत बेटा। बेटा कोई दिक्कत है यहां तक? कोई परेशानी? बताऊंगा डॉक्टर साहब, पीनियल ग्लैंड पढ़ाऊंगा जब, है ना। वेक स्लीप साइकिल, पीनियल ग्लैंड। आप लिया बेटा? अब सुनो आगे देखो। यार तू लिख ले बस अभी, है ना बेटा, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करने में आधा घंटा लग जाएगा। और फिर आगे चैप्टर आएगा पीनियल ग्लैंड वाला, उसमें मैं पढ़ा दूंगा। मैंने इसलिए बोला इसको याद रख लो बस। इधर सुनो, नेक्स्ट बेटा जो पार्ट है ब्रेन का, उस पे पहुंच लेते हैं अभी। उसका नाम होता है मिड ब्रेन। अगर बेटा मिड ब्रेन का मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं, सुनो बेटा, मिड ब्रेन की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आप इसको ऐसे मत समझना बेटा, है ना। आप इसको देखना, देखो ऐसे, समझ में आ गया? ये जो मिड ब्रेन है ना, ये ऐसे रखा हुआ है ना बेटा, ये ऐसे नहीं है, ये वाली डायरेक्शन है। मतलब ये वाला है बेटा इसका वेंट्रल सरफेस, कौन सा? और ये वाला कौन सा है इसका? डॉर्सल। समझ में आ गया ना? सुनो देखो इधर लिख भी देता हूं बेटा।
इसका नाम है बेटा वेंट्रल सरफेस। और ऊपर वाली बेटा कौन सी सरफेस है ये? डॉर्सल सरफेस। देखो बेटा, पहले बेटा मैं डॉर्सल सरफेस का हिसाब किताब कर लेता हूं। मिड ब्रेन की बेटा जो डॉर्सल सरफेस होती है ना, इस पर बेटा कुछ लोब मिलते हैं, लोब। ये बेटा लोब। अब बेटा ये जो लोब है ना, इनका एनसीईआरटी ने नाम दिया हो बेटा ऑप्टिक लोब। लेकिन मैं एक बात बता दूं बेटा, ये आपको दो दिखाई दे रहे हैं, दो नहीं होते, चार होते हैं। अब मैं ऐसे बताऊं, आपको ऐसे समझो बेटा, जैसे ये मैंने आपको बताया था, है ना, ऐसे ही तो था बेटा। ये डॉर्सल सरफेस, ये वेंट्रल, मैंने इसको ऐसे कर दिया। तो दो तो बेटा ये दिखाई दे जाते हैं, दो कहां होते हैं? इसके नीचे। समझ रहे हो ना? दो इसके बेटा नीचे होते हैं। वो कैसे अरेंज होते हैं मैं बताऊं, थोड़ा इधर देखो बेटा। पहले मैं एक नाम बता देता हूं कि ये जो लोब होते हैं ना, इनका नाम है बेटा ऑप्टिक लोब। क्या बोलते हो इनको? ऑप्टिक लोब। और जो ऑप्टिक लोब होते हैं ना बेटा, ये दो नहीं होते, कितने होते हैं? चार। इनका नाम होता है बेटा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। सुनो बेटा, ये किस तरीके से अरेंज होते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो होते हैं, दो तो बेटा ये रहे, ऐसे मत समझना ये दो और ये दो है ना, ऐसा बता देते हैं। देखो मैंने देखा इसमें से दो दिखाई देते हैं, तो आपको दिखाई नहीं देते। वो क्या होते हैं सुनना जरा, इधर क्वेश्चन और आता है यहां से, इधर ध्यान दो बेटा। मैं तो बोलता हूं ऐसे लोगों के लिए सलामी दी जानी चाहिए रोज। इधर सुनो बेटा, ये दो लोग यहां पर है नीचे, जो आपको विजिबल नहीं हो पा रहे। और बेटा ये जो लोब होते हैं ना, ये आपस में कनेक्टर होते हैं बेटा फाइब्रस स्ट्रक्चर से। समझ रहे हो बेटा? जो ऊपर वाले जो दो लोब है ना क्वाड्रिजेमिना में, इनको बेटा जी आप लोग नाम देते हो सुपीरियर कैलिकुलाई। बेटा ये होती कॉलिकुलाई, बट इसको कैलिकुलाई बोलते हैं। एक होती है बेटा इंफीरियर सुनो बेटा इधर, अब मैं आपको एक बात बताता हूं बहुत अच्छी वाली, इधर ध्यान दीजिएगा बेटा। मैं इनको क्यों पढ़ा रहा हूं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि बेटा जो सुपीरियर कैलिकुलाई जो होती है ना, ये फंक्शन करती है बेटा विजन का, विजन विजन देखना, है ना। और ये जो है ना बेटा इंफीरियर कैलिकुलाई, ये करते बेटा हियरिंग सुनना। लेकिन यहां पर आप कंफ्यूज होते हो, बताऊं क्या? आप बोलोगे सर ये वाले फंक्शन तो आपने हमको कल भी बताए थे सेरिब्रम में। यार विजन तो वॉलेंट्री एक्शन है ना, है कि नहीं है? वॉलेंट्री एक्शन है, मन पाएगा तो देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे, हमारी दिल की बात है। तो सर ये तो सेरिब्रम में कल आपने बताया, तो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। समझ रहे हो बेटा? अरे हमारा मन करेगा तो सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। सुन रहे हो ना बेटा? ये भी किसका था? सेरिब्रम का। सर ये क्या बीमारी आ गई? ये सुपीरियर कैलिकुलस ऑप्टिक, ऑप्टिक का तो नाम ही मतलब क्या होता है, समझ रहे हो ना? ऑप्टिक मतलब विजन। मैं बताता हूं बेटा, सुनना।
अगर आपको क्वेश्चन आ जाए ना नॉर्मल कि विजन को बेटा कौन कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, तो बेटा सेरिब्रम करता है। लेकिन बेटा एक और आता है, उनका नाम होता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन जानते हो आप लोग? जैसे सुनो, आप मेरे से बोलोगे पता है क्या, मैंने बोल रहा हूं बेटा आंखें बंद कर लो, नहीं कर रहे सर, हमारे मन की बात है ना, और मैंने कुछ फेंक के मारा है ऐसे, है ना, तुरंत आंखें बंद हो गई, रिफ्लेक्स एक्शन था। मतलब बेटा वॉलेंट्री एक्शन जो होते हैं ना, वो एक लिमिट तक ही वॉलेंट्री होते हैं, और जब वॉलेंट्री एक्शन बेटा इनवॉलेंट्री हो जाए, उन्हीं का नाम होता है रिफ्लेक्स एक्शन। मैंने हाथ रखा हुआ था, मान लो मैं यहां आया, मैंने हाथ रखा, इस बच्चे ने बोला सर हाथ हटा लो, मैंने बोला नहीं हटा रहा यार, मेरा दिल करेगा तो हटाऊंगा, नहीं तो नहीं हटाऊंगा। सर हाथ हटा लो, नहीं हटा रहा। इसने उठाया पेन, भाई साहब एक मारा मेरे को, में तुरंत यहां से फ्लेक्शन हो गया। था तो वॉलेंट्री एक्शन, लेकिन कैसा हो गया, इनवॉलेंट्री। और वॉलेंट्री एक्शन जब बेटा इनवॉलेंट्री हो जाते हैं, उन्हीं का नाम होता है रिफ्लेक्स एक्शन। अब बेटा ये इनवॉलेंट्री क्यों होते हैं, ये आगे टॉपिक ही आएगा जब मैं आपको समझा दूंगा, समझ रहे हो ना। तो बेटा अगर आपको आ जाए ना विजुअल रिफ्लेक्स एक्शन, हियरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, तो बेटा वो फंक्शन किसका होगा, मिड ब्रेन का। समझ में आ गया? नॉर्मल विजन सेरिब्रम का, बट बेटा विजन रिफ्लेक्स या विजुअल रिफ्लेक्स, बोलो ना, मिड ब्रेन का। समझ में आ गया? हियरिंग किसका फंक्शन, सेरिब्रम का, लेकिन हियरिंग रिफ्लेक्स आ गया तो मिड ब्रेन का। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, फिर ठीक है। और हो भी क्यों ना, देखो यहां पर आंखें होती है ना, सुपीरियर कैलिकुलस, इंफीरियर कैलिकुलस, समझ रहे हो ना, बहुत काम की चीज है ना बेटा। नेचर ने कैसा बनाया हमको, चुन चुन के हमारे अंदर अच्छी अच्छी चीजें डाली उसने, जिससे हम एडवांस हो जाएं। बीड़ी पीने के लिए थोड़ी ना, नहीं इधर, ये भी तो एडवांस कैरेक्टर है, छल्ले बनाने का मजा ही कुछ और है? दोस्तों यस सर और बोल रहे दो चार, तो आवाज आ रही है मुझे। सुपीरियर कैलिकुलस बेटा ये क्या करता है, देखो यहीं पर लिखा देता हूं, विजुअल रिफ्लेक्स एक्शन। और ये क्या करेगा बोलो, सुनाएगा ना बेटा। मैं बोल रहा हूं कान बंद कर लो, ना करने बहुत तेज धमाका, समझ रहे हो ना बेटा। हियरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। अच्छा सर ऐसा होता है क्या? हाँ ऐसा होता है। अब बेटा सुनो एक बात और, कि सुपीरियर कैलिकुलस इंफीरियर कैलिकुलस, इन दोनों को बेटा जो आपस में बाइंड करके रखती है ना ये स्ट्रक्चर, इसका नाम याद रख लेना बेटा। एक बार क्वेश्चन आ गया था, मैं इसलिए इसको लिखा रहा हूं, और इसका नाम होता है बेटा टैक्टम। और ये टैक्टम बैक्टम कुछ ना है यार, ये ट्रैक्ट है, ये ग्रुप ऑफ एक्सॉन है बेटा, जो इसको आपस में बाइंड कर रहे हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छी वाली बात बताऊं, पूरे ब्रेन में अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं ना कि कनेक्शन, समझ रहे हो ना, ये 3 जगह लिखा हुआ है आपके इस चैप्टर में, कनेक्शन बिटवीन 2 हेमिस्फीयर, कार्पस कैलोसम, वहां भी ट्रैक्ट था। कनेक्शन बिटवीन सुपीरियर इंफीरियर कैलिकुलाई, ये भी ट्रैक्ट है। और एक और पढ़ोगे आप पोन्स, उसमें लिखा हुआ है कि पोन्स जो होता है ना, ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से कनेक्ट करता है, वो भी ट्रैक्ट लिखा हुआ है वहां। और आप खुद सोचो ना यार कि कनेक्शन करना है, 2 चीजों को जोड़ना है, जोड़ने वाला एक्सॉन, दैट मींस ग्रुप ऑफ एक्सॉन, ग्रुप ऑफ एक्सॉन मिला सीएनएस में, ट्रैक्ट। समझ में आ गया? अब मैं आपको इसको लिखाऊंगा स्टार करके, लेकिन मैं लास्ट में लिखा था, लेकिन मुझे यहां बोलना पड़ गया क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा परेशानी हो रहा था। इनका मैं फेस देखता रहता हूं ना, पढ़ाते पढ़ाते मुझे पता लग जाता है कि अब इनके बाउंसर जा रहा है। तो बेटा आप अब ज्यादा मत सोचना कि ब्रेन में कहीं भी आपको कनेक्शन लिखा हुआ आ जाए ना, तो आप लोग समझ जाना कि वो कौन होगा, ट्रैक्ट। क्योंकि जोड़ने वाला कौन होगा, एक्सॉन, ग्रुप ऑफ एक्सॉन, ग्रुप ऑफ एक्सॉन अगर सीएनएस में तो वो ट्रैक्ट होगा। जैसे कनेक्शन ऑफ पोन्स, ट्रैक्ट, कनेक्शन ऑफ 2 हेमिस्फीयर, ट्रैक्ट, कनेक्शन ऑफ कैलिकुलस, ट्रैक्ट। ये सब कुछ एनसीईआरटी में है, ढंग से पढ़ लेना बेटा, अब है ना, अब तो कंफ्यूज नहीं होंगे ना। कनेक्ट करने वाला वही होगा बेटा, ग्रुप ऑफ एक्सॉन, और ग्रुप ऑफ एक्सॉन सीएनएस में तो वो ट्रैक्ट ही होगा। तभी तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछा था
कि दोनों हेमिस्फीयर को सेपरेट कौन करता है? बोले कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम कैसे कर देगा बेटा? वो तो ट्रैक्ट का बना होता है, और ट्रैक्ट का काम क्या होता है? कम्युनिकेशन, जोड़ना। और आपकी गलती नहीं थी वो, हम बचपन से ऐसे पढ़ते हुए आए। 10th क्लास में पढ़ा तब भी सर ने ऐसा ही बोला, 11th में पढ़ा तब भी ऐसा ही बोला था, 12th में भी जब क्रैश कोर्स किया तब भी ऐसा ही बोला, यहां भी पढ़े तब भी ऐसा ही बोला। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलता है ना, मैं वही चीज बोलता हूं जो होती है। मैं जूलॉजी के साथ अन्याय नहीं करता। ये मेरे से फिर नाराज हो जाएगी ना बेटा, और मैं उसको बहुत मोहब्बत करता हूं। नहीं, मैं उसको नाराज नहीं होने देता। यहां तो कोई दिक्कत है बेटा किसी को? अब ये क्या है बेटा, मैं एक बात बता देता हूं, इसका खाली नाम सुन लो, आप याद मत रखना। आप बोलो सर नाम क्यों सुन लें? आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में कभी कभी इसको दे देगा, लेकिन वो आंसर नहीं होगा, बट वो वर्ड आपको कंफ्यूज कर देगा कि सर ये होता क्या है। तो बेटा खाली नाम याद रख लो कि ये जो बेटा वेंट्रल साइड में बेटा ये जो लॉन्गिट्यूडनल बेटा जो फाइबर होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर होती है, इनका नाम होता है बेटा क्रूरा सेरेब्राई। बेटा खाली ये याद रखना है, एक बार बस सुन लो, अब मत पढ़ना है इसको। बस इतना समझ लेना कि कुछ होता है यार ब्रेन में, ऐसा है ना, मिड ब्रेन के अंदर कुछ होता है वो ऐसा कुछ। ये ऑप्शन में आएगा आपको, लेकिन वो आंसर नहीं होगा। बट आप कंफ्यूज तो हो जाओगे ना यार, टाइम तो इसमें लगा दोगे ना, इसलिए मैंने थोड़ा बता दिया आपके लिए। चलो बेटा, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो यहां पर बेटा कौन कंप्लीट हो गया आपका? मिड ब्रेन। कोई परेशानी किसी को? कोई मुसीबत किसी को? अगला देख लेते हैं बेटा हिंड ब्रेन। सुनो बेटा, कितने पार्ट होते हैं बेटा इसके? 3। इसका नाम क्या है? अरे बोल दो ना, इसका नाम बेटा सेरिबेलम। इसकी एस्ट्रोलॉजी किसके सिमिलर होती है? मैं ऑप्शन दूं? सेरिबेलम बेटा एस्ट्रोलॉजिकल किसके सिमिलर होता है? सेरिब्रम, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा। ऐसे मत सोचना पोन्स का भाई है, ये पास में रहता है, हिंड ब्रेन का पार्ट है ना, ना सेरिब्रम के, क्योंकि ब्रेन स्टेम का पार्ट थोड़ी है ये। चलो बेटा इधर देखो, और ये बेटा जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है, इसका नाम होता है एमओ, जो आप बन जाओगे 6 साल बाद। मेडिकल ऑफिसर नहीं, मेडिकल ऑफिसर ही बनोगे बेटा एमबीबीएस के बाद में पोस्टिंग होती है ना, वो उसको बोलते हैं मेडिकल ऑफिसर, चिकित्सा अधिकारी। अब बेटा ये जो एमओ है ना, एक बात और बता देता हूं, ये बेटा जब पास हो जाता है किससे? फोरामेन ऑफ मैग्नम से। तो इस स्ट्रक्चर का बेटा नाम जो होता है ना, इसी का नाम क्या होता है बोलो? स्पाइनल कॉर्ड। अब सुनो बेटा, इधर एक एक पार्ट को देख लेते हैं। अच्छा, पोन्स के बारे में आपने कुछ पढ़ा था ना रेस्पिरेशन में? क्या पढ़ा था? एक सेंटर होता है यहां पे, कौन सा? नाम क्या उसका? नाम नाम बताओ ना। न्यूमोटैक्सिक, पता है ना आपको? क्या बोलते हैं उसको? स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ, स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन को शॉर्ट कर देता है, तभी तो रैपिड ब्रीदिंग होती है। पता है ना सबको? नहीं पता? अरे तो लिखा हुआ है रेस्पिरेशन, डॉक्टर साहब पढ़ा नहीं? अरे कैसे कैसे पढ़ा है ना? न्यूमोटैक्सिक, न्यूमोटैक्सिक पेज नंबर 275, नहीं पढ़ा?
हाँ तो फिर तो मैं लेकिन पढ़ा दूंगा यहां भी, है ना बेटा, नहीं पढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं है। इधर सुनो, इधर ध्यान दीजिए बेटा, पॉन्स को पहले पढ़ा देता हूं। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर वाली बात तो आप जानते हो, लेकिन मेन काम की चीज बता देता हूं। एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी कहती है जो पॉन्स होता है ना, इसमें से भी कुछ फाइब्रस स्ट्रक्चर्स निकलती हैं जो इसको ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से क्या करती हैं? कम्युनिकेट। जो लॉन्गिट्यूडनल होती है ना बेटा, वो तो करती है मिड ब्रेन से और फोर ब्रेन से, ये लॉन्गिट्यूडनल तो हो गया। और जो ट्रांसवर्स फाइबर होते हैं ना बेटा, वो किससे कनेक्ट करते हैं इसको? सेरिबेलम से। समझ रहे हो ना? अबे फाइबर फाइबर ना है, एनसीईआरटी कहती है फाइब्रस ट्रैक्ट। ट्रैक्ट ही तो होगा। अरे कम्युनिकेशन का काम कौन करेगा? ट्रैक्ट। समझ रहे हो ना? चलो देखो इधर, पॉन्स के अंदर जो लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, पहले उसको पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद कुछ और पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी कहती है कि जो पॉन्स होता है ना, ये कनेक्ट करता है किससे? बोलो, डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। यस और नो? और जिनसे कनेक्ट करता है एनसीईआरटी ने उनको नाम दिया हुआ है फाइबर, या बेटा इसको क्या बोल रखा है एनसीईआरटी ने? ट्रैक्ट। और ट्रैक्ट ही होते हैं ना यार, कम्युनिकेशन का काम ट्रैक्ट करेगा। ट्रैक्ट नहीं है ये कौन ही है? ग्रुप ऑफ एक्सॉन। मैंने बता रखा है ना बेटा, कहीं भी कनेक्शन आ जाए वहां ट्रैक्ट होगा, वहां ग्रुप ऑफ एक्सॉन होगा। अब ये लाइन आपने एनसीईआरटी से पढ़ी नहीं थी, है ना? आपने एनसीईआरटी से क्या पढ़ा पॉन्स के बारे में? मैं बता देता हूं कि पॉन्स जो होता है ना बेटा, इस पर एक सेंटर होता है, उसका नाम होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है बेटा? इसके पास में पावर होती है कि आपने ब्रीदिंग पढ़ा होगा, इंस्पायरेशन सांस लेना, एक्सपायरेशन सांस को बाहर निकालना। इंस्पायरेशन 2 सेकंड का था और एक्सपायरेशन 3 सेकंड्स का कुछ होता। इंस्पायरेशन को बेटा ये और भी शॉर्ट कर देता है, मतलब 0.5 सेकंड पर ही ले आता है। इसका मतलब अगर इंस्पायरेशन शॉर्ट हो गया तो फिर क्या होगा? बोलो, रैपिड ब्रीदिंग होगा। यस और नो? तो बेटा मैं लिख देता हूं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है? शॉर्टनेस कर देता है। किसमें? इंस्पायरेशन में। और इंस्पायरेशन को अगर शॉर्ट कर दिया तो बेटा कैसी ब्रीदिंग होगी? बोलो जरा, रैपिड ब्रीदिंग। आप जो जल्दी जल्दी सांस लेते हो ना, इसके लिए बेटा न्यूमोटैक्सिक सेंटर ही रेस्पॉन्सिबल होता है। एक बात बताऊं मैं आपको, अच्छी वाली बात, अगर आप सुनना चाहो तो। मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूं, चलो सबसे पूछता हूं, है ना, कि बेटा आपने जब रेस्पिरेशन पढ़ा होगा ना, तो वहां पर आपने क्वेश्चन पढ़ा सुना होगा, नहीं पढ़ा हो तो चलो मैं पूछ लेता हूं कि एक हेल्दी पर्सन है, उसको हिल जोन में लेके चले गए, है ना, तो उसके रेस्पिरेशन में क्या क्या चेंज देखने को मिलते हैं? बताओ मुझे। रैपिड ब्रीदिंग होती है ना? क्यों बेटा? बोलो बोलो। ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है? कम। यही तो मैं सुनना चाहता था। अरे ना ना बेटा, लेवल का मतलब प्रेशर मैं बोल दूं, यही तो मैं सुनना चाहता था। आप मेरे से बोल रहे हो एक लाइन, पता है क्या? अरे सुनो ना बेटा, इधर देख बेटा, मैंने पूछा हिल जोन में लेके चले गए, आप मेरे से कह रहे हो रेस्पिरेशन जो रेट है ना, रेस्पिरेटरी रेट वो इंक्रीज होती है, और मैं यहां सहमत हूं कि होती है, नो डाउट होती है। मैंने रीजन पूछा तो आपने मेरे से बोला कि सर O2 का लेवल जो होता है ना, वो क्या हो जाता है? बोलो ना, डिक्रीज। जबकि बेटा आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, और एनसीईआरटी पेज नंबर 276 जब आप देखेंगे, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, वहां पर लास्ट की लाइन ये लिखी है
कि नो सिग्निफिकेंट रोल ऑफ O2 इन रेस्पिरेटरी रिदम, कि बेटा जो रेस्पिरेशन जो होता है, रिदम जो होती है, उसमें O2 का तो कोई रोल ही नहीं है। लिखी हुई है डॉक्टर साहब। तुमने कैसे बोला O2 कम और रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज? अगर मैं इस क्वेश्चन को असर्शन रीजन में देता ना कि हिल जोन पे गए रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो गई, और रीजन में लिखता PO2 डिक्रीज इन हाई एल्टीट्यूड, तो आप आंसर टिक करके आते करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला, और -1 मिलता आपको। और मैं दूंगा टेस्ट में, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में है। और नहीं है तो पेज नंबर 277 निकाल लो, एक्सरसाइज का या तो 11 नंबर क्वेश्चन होगा या 30 नंबर क्वेश्चन होगा। एनसीईआरटी से बाहर में कुछ पढ़ाता नहीं, और एनसीईआरटी में जो लिख रखा है ना, उसको देना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और मैं देके रहूंगा। पढ़ लेना बेटा ढंग से। अब बताओ वो कैसे होता है इंक्रीज, सुन लो अब इधर दोस्तों। कुछ भी रेस्पिरेशन, ये बताओ मुझे, वॉलेंट्री एक्शन है कि इनवॉलेंट्री एक्शन है? इनवॉलेंट्री। अरे यूटिलाइज ऑफ O2 आपके बिल पे डिपेंड थोड़ी करता है। अरे ये रेस्पिरेशन नहीं है, इनहेलेशन ऑफ O2, एक्सहेलेशन ऑफ CO2, इसको रेस्पिरेशन मत बोलना। ये रेस्पिरेशन नहीं है, इसका रेस्पिरेशन से कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो ना? क्योंकि जिस एयर को हम बाहर निकाल रहे हैं ना, उसमें CO2 ना होती, उसमें भी O2 ही ज्यादा होती है। क्या कह रहे हो सर? सही कह रहा हूं मैं? जिस एयर को एक्सपायर्ड कर रहे हैं ना, बाहर निकाल रहे हो, उसमें CO2 ज्यादा नहीं है बेटा, उसमें भी O2 ही ज्यादा होती है। तो कभी मत बोलना कि O2 को अंदर लेना, CO2 को बाहर निकालना, ये रेस्पिरेशन है। एक पड़ेगा कान के नीचे, कोई बढ़िया सा टीचर होगा तो, ये रेस्पिरेशन नहीं है। हम जिस एयर को बाहर निकाल रहे हैं उसमें भी बेटा, उसमें CO2 ज्यादा नहीं है। अगर CO2 ज्यादा होती तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन क्यों होता? अरे माउथ टू माउथ ब्रीथ करते हो ना, CO2 देके मारना चाहते हो उसको? नहीं नहीं बेटा, उसमें भी O2 ज्यादा होती है। अब बेटा ये कैसे हुआ रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज, मैं बताता हूं, सुनो ना इधर। कि रेस्पिरेशन का बेटा मेन सेंटर आपने पढ़ा होगा मेडुला ऑब्लिगेटा, DRG VRG। अरे सुने हैं ना बेटा, DRG और VRG। आप अरे होता है ना बेटा, डॉर्सल रूट गैंग्लिया, वेंट्रल रूट गैंग्लिया, या डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो ना, तो पहले आपकी हार्ट रेट इंक्रीज होती है, और हार्ट रेट भी इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। इंपल्स किसको जाता है? मेडुला ऑब्लिगेटा को। और मैंने बताया बेटा कि मेडुला ऑब्लिगेटा और पोन्स में कनेक्शन होता है, जिसका नाम होता है ट्रैक्ट। इससे इंफॉर्मेशन पोन्स को आती है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्टिव होता है, स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पायरेशन, शॉर्टनेस ऑफ इंस्पायरेशन, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज। O2 से नहीं हुई थी, O2 का तो बेटा कोई रोल ही नहीं है रेस्पिरेटरी रिदम में। समझ में आ गया बेटा? तो वो जो रैपिड हो रहा था ना, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल O2 नहीं थी, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल था न्यूमोटैक्सिक सेंटर ऑफ पोन्स। हाथ पल्ले पड़ा कि बाउंसर गई बाउंसर थोड़ी थोड़ी है ना। चलो दोबारा बता दो बेटा, सुनो, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि O2 का हमारी रेस्पिरेटरी रिदम में कोई रोल नहीं होता। ऐसा मैं नहीं, ऐसा एनसीईआरटी कहती है, और एनसीईआरटी सही कहती है, मैं उसका समर्थन करता हूं, मैं उससे एग्री हूं। मैंने क्वेश्चन पूछा हिल पे गया तो क्या हुआ, आपने बोला हिल पे गए तो रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हुई, मैं यहां तक भी आपसे सेटिस्फाई था। मैंने पूछा रीजन क्यों, तो आपने बोला O2 का लेवल कम हुआ। मैं यहां एग्री नहीं करता इस जगह पर, क्योंकि एनसीईआरटी ने हमको सिखाया है कि O2 का रेस्पिरेटरी रिदम में कोई भी सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। सुन रहे हो ना बेटा? तो फिर कैसे? तो फिर मैं बताऊंगा कैसे। पहले इंक्रीज हुई थी हार्ट रेट। हार्ट रेट इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, समझ रहे हो ना बेटा? अरे इसी चैप्टर में लिखा हुआ है, मेडुला ऑब्लिगेटा के फंक्शन में। और पहले हार्ट रेट इंक्रीज होती है, स्टिमुलेशन मेडुला ऑब्लिगेटा को जाता है, मेडुला ऑब्लिगेटा को स्टिमुलेशन जाएगा ना, तो यहां से स्टिमुलेशन किसको ट्रांसमिट होता है? ट्रैक्ट से पोन्स को। यार हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है,
हार्ट रेट इंक्रीज बेटा तभी होती है मोस्टली जब हमारे टिश्यू को O2 की सप्लाई क्या होती है, कम। लेकिन बेटा रीजन अलग हो रहा है। ये ट्रैक्ट से इंफॉर्मेशन कहां जाता है, पोन्स को। पोन्स को गया, पोन्स पर कौन है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, ये एक्टिव होता है। ये क्या करता है बेटा, मैंने अभी बताया था ना, शॉर्टनेस इन इंस्पायरेशन। इसको इंस्पायरेशन को शॉर्ट कर दिया तो फिर क्या होगा बोलो, रैपिड ब्रीदिंग होगा। वही तो हो रहा था। ठीक है डॉक्टर साहब, तो अब मैं जो बोल रहा हूं वाला रीजन मत बोलना, O2 कम हुआ इसलिए रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो गया, ना ना, असर्शन रीजन का क्वेश्चन तो आएगा, फिर बोलोगे आंसर की में दिक्कत है। लेकिन अब की बार मैं आंसर की खुद बना के दूंगा और उस पर पीछे पेज मेंशन करके दूंगा, पेज नंबर ये है ना। तो नीचे कंप्लेन का मैं कोई झंझट ही नहीं रखूंगा कि आप नीचे जाओ कंप्लेन करो गाली दो। कम से कम एनसीईआरटी को फिर देखोगे ना खोल के, ठीक रहेगा, है ना बेटा। फिर मुझे उसमें भी नहीं आना पड़ेगा, पेपर सेंटर टाइम पे भी जो आपका जब टेस्ट वेस्ट होता है। नहीं फिर बच्चे बोलते हैं, मेरे को फोन गया था ना उस दिन, फोन गया था, वही हुआ, कुछ चेंज हुआ ही नहीं। मैंने सोचा मैं एक बार सोच रहा मैंने पेपर बनाऊंगा ना यार, बच्चे खुश होंगे, बच्चे ऐसे खुश होंगे। अभी पता है ना, कुछ एक बच्चों ने मेरे कुछ एक वीडियोस पढ़े हैं कहीं यूट्यूब पे, कहीं इधर उधर इंस्टा पे, बच्चे शेयर करते रहते हैं। तो नीचे ना कम से कम 10 बच्चों ने कमेंट्स लिख रखे हैं, पता है सर और तो सब ठीक है बट सिटी टेस्ट का पेपर आप मत बनाया करो। हकीकत में मतलब कोई बच्चे ने वीडियो शेयर किया हुआ है, उसमें नीचे कमेंट हर एक वीडियो में कम से कम 2-2 3-3 कमेंट्स ऐसे लिखे हुए हैं कि और तो सर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मैं कहीं सिंगिंग कर रहा था, मैं कहीं गा रहा हूं, तो बोले सर बहुत बढ़िया, गुड गुड एनीथिंग, बड़ा अप्रिशिएट किया हुआ है नीचे सर, और सब बहुत बढ़िया है सर बट सिटी टेस्ट का पेपर आप मत बनाया करो। नहीं बनाएंगे, लेकिन रविंद्र जब तक सिटी टेस्ट का पेपर नहीं बनाएगा ना तो वो सुकून नहीं आएगा अंदर से। नहीं, पहले 2 बैचों को नहीं आता था, अब 3 को नहीं आएगा, 302 ऑल्सो इंक्लूड। नहीं, अब तो क्वेश्चन से टकराने का दिल करेगा ना यार, लाओ ना क्वेश्चन कहां से आ रहा है, इधर लो, आने दो इसको। देखो बेटा सुनो, ये पॉइंट समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और देख लो बेटा, उसका नाम है आपका कौन, सेरिबेलम। ये बहुत खतरनाक है। बेटा एक बात बता दूं सेरिबेलम के बारे में आपको, हिस्टोलॉजिकल सिमिलर है बेटा किसके बोलो, सेरिब्रम। होगा भी क्यों ना, ब्रेन स्टेम का तो पार्ट ही नहीं है। एक बात बताऊं बेटा, इधर ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे ना तो बेटा उसमें डायग्राम में शो किया हुआ है, लेकिन बेटा आपको थ्योरी में नहीं लिखा हुआ कि देखो बेटा इधर ये जो सेरिब्रम होता है ना बेटा, इसका बेटा जो इनर पार्ट होता है सेरिबेलम का बेटा, सॉरी, ये इनर पार्ट, इसमें बेटा एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है। और ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है ना बेटा, इसका नाम याद रख लेना क्योंकि डायग्राम में दिया हुआ है बेटा। इसको आप लोग बोलते हो ऑर्बोविटी। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनती क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है, बताओ मुझे जरा बेटा, रीजन बताओ इसका, बोलो बोलो। ये जो कॉन्वोलेटेड होता है, ऐसा एनसीईआरटी कहती है कि सेरिबेलम का जो इनर पार्ट होता है ना बेटा, वो कॉन्वोलेटेड होता है। क्यों, वाई, नहीं पता, चलो मैं बता देता हूं। कॉन्वोलेटेड इनर पार्ट क्यों है बेटा, ये बताओ। कॉन्वोलेटेड होने से क्या होता है बेटा, इसके अंदर जो स्पेस है ना वो इंक्रीज हो जाता है, और स्पेस जब बेटा इंक्रीज होता है ना तो यहां पर बहुत ज्यादा क्या आ जाते हैं, न्यूरॉन्स।
अब न्यूरॉन यहां पर ज्यादा क्यों आते हैं, रीजन बताऊंगा, 1 मिनट सुन लो। कॉन्वोल्यूटेड होने से बेटा स्पेस इंक्रीज हो जाता है, और स्पेस अगर इंक्रीज हो गया तो बेटा नंबर ऑफ न्यूरॉन ये भी क्या हो जाते हैं, बोलो बेटा, यहां पर इंक्रीज हो जाते हैं। बेटा न्यूरॉन को यहां पर ज्यादा करने की नीड क्यों पड़ी, मैं बताता हूं बेटा। 1 मिनट सर। इसके बेटा 2 फंक्शन होते हैं। एक इसका फंक्शन होता है बेटा जो आपका बॉडी पोस्चर जो होता है ना बेटा, उसको मेंटेन रखना, और दूसरा जो इसका फंक्शन है ना बेटा, वो मैं लिख देता हूं इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ सेरिब्रम फंक्शंस। बेटा इसका मतलब क्या है, सुनना। एक क्वेश्चन आया था यहां से और वो आता रहता है। देखो बेटा सेरिब्रम, बेटा सुनो, आप साइकिलिंग कर रहे हो, वॉलेंट्री की इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री। कंट्रोल कौन करता है, सेरिब्रम। लेकिन बेटा एक बार आप साइकिलिंग करना सीख गए तो आपकी आंखें कहीं, हैंडल कहीं, दैट मींस आपके अंदर बेटा आपकी जो साइकिलिंग उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो चुकी है। तब बेटा फंक्शन कौन करता है, सेरिबेलम। मतलब सेरिबेलम कुछ और नहीं करता, सेरिब्रम के जो फंक्शन है ना उन्हीं को एडवांस करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब छोटे थे ना तो आपको चलना सिखा रहे थे, आप गिर रहे थे, परफेक्शन नहीं था, लेकिन बेटा आज आपके अंदर परफेक्शन आ चुका है। समझ रहे हो ना, मतलब जैसे पहले आप लिखते थे कुछ का कुछ, आज बेटा आप परफेक्ट वे में लिख पा रहे हो। मतलब वॉलेंट्री एक्शन को परफेक्ट जो करता है, सेरिब्रम के फंक्शंस के अंदर बेटा जो एक तरीके से बोलो जो एडवांसिटी जो लेके आता है, उसी का नाम होता है सेरिबेलम। तभी तो बेटा सेरिब्रम के जैसा था। समझ रहे हो ना। और मोर न्यूरॉन्स की नीड भी इसीलिए पड़ी यहां पर, जिससे बेटा उन फंक्शंस में क्या ला सके, ये एडवांसिटी लेके आ सके, एफिशिएंसी ला सके। जैसे बेटा एक क्वेश्चन आता है कि एक पर्सन एल्कोहल पी के और बेटा वो लड़खड़ा के चल रहा है, या बेटा फर्स्ट इफेक्टेड पार्ट ऑफ एल्कोहलिक पर्सन, वो चल तो रहा है ना, क्या परफेक्शन के साथ चल रहा है, नहीं। तो बेटा एल्कोहलिक पर्सन में जो फर्स्ट इफेक्टेड पार्ट होता है वो कौन होता है, सेरिबेलम। अब बेटा पी के गिर गया, चला ही नहीं जा रहा, इसका मतलब वॉलेंट्री एक्शन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, अभी कौन भी काम नहीं कर रहा, उसका सेरिब्रम। तो तीनों क्वेश्चन पूछे जाते थे बेटा, एल्कोहलिक पर्सन में फर्स्ट इफेक्टेड पार्ट सेरिबेलम, सेकंड इफेक्टेड पार्ट सेरिब्रम, और मोस्ट इफेक्टेड पार्ट उसका नाम होता है लीवर। हेपेटोमेगेली हो जाता है, लीवर इनलार्ज हो जाता है। वो क्वेश्चन बेटा डाइजेशन का है। समझ रहे हो ना, तो इसको तो लिख लो बेटा। मत पिया करो बेटा, एल्कोहलिक पर्सन फर्स्ट इफेक्टेड पार्ट, सेकंड इफेक्टेड पार्ट, मोस्ट इफेक्टेड पार्ट, सेरिबेलम, सेरिब्रम, लीवर। बेटा एनसीईआरटी पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है ना। कल बेटा स्पाइनल कॉर्ड को खत्म कर देंगे, परसों मतलब जब भी क्लास आएगी